हेलो एवरीवन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे इसके पिछली क्लास में, तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे और उसके कुछ मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, परमिएबिलिटी शब्द से हम क्या समझते हैं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन की क्षमता होती है कि वो चीजों को अंदर आने या बाहर जाने दे रहा है कि नहीं, उसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। अब वो चीजों को अंदर आने दे रहा है कि बाहर जाने दे रहा है कि नहीं, ये चीजें जो परमिएबिलिटी है हर मेम्ब्रेन की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो कंप्लीटली परमिएबल है, उसे हम कहते हैं कंप्लीटली परमिएबल। कुछ मेम्ब्रेन होती हैं वो कंप्लीटली इम्परमिएबल होती हैं, तो कंप्लीटली इम्परमिएबल। कुछ मेम्ब्रेन होती है जो सेमी परमिएबल होती है, एंड सम मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल का मतलब होता है कि सारी चीजों का आना और जाना अलाउ करे। सो इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल हो या वाटर इनसॉल्युबल हो, ऑल substances. Completely impermeable का मतलब does not allow transport of all substances, of any substances बोल सकते हो आप। यानी कि सॉल्वेंट होगा उसको जाने मिलेगा, सॉल्यूट होगा उसको जाने मिलेगा। पर कंप्लीटली इम्परमिएबल का मतलब सॉल्वेंट होगा नहीं जाने मिलेगा, सॉल्यूट होगा तो भी नहीं जाने मिलेगा। सेमी परमिएबल का मतलब होता है सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट अलाउ है लेकिन सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सिलेक्ट करता है कि सम सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट अलाउ है एंड सम सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट अलाउ है। सम सॉल्वेंट एंड सम सॉल्यूट, नॉट ऑल सॉल्वेंट नॉट ऑल सॉल्यूट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन परमिएबिलिटी। सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली परमिएबल नेचर की होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और ये अलाउ करती है कुछ सॉल्वेंट कुछ सॉल्यूट उसके नेचर के आधार पर। यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है उसको जाने दे देंगे, बट सम कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है उसको नहीं जाने देंगे, है ना। तो यहाँ नेचर के आधार पर होता है ट्रांसपोर्ट। ऐसे हम इसकी परमिएबिलिटी समझते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया यहाँ पर परमिएबिलिटी। अब देखिए ट्रांसपोर्ट होता किन चीजों का है और किस तरीके से होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर कम है कोई चीज। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस along the concentration gradient. And active transport का मतलब transport of substances against the concentration gradient. पहले हम लोग सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कोई चीज एक जगह पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर कम है, वहां जाएगी। एब्सेंट है नहीं कह रही हूं मैं, क्या कह रही हूँ, ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। क्या इसमें कोई एनर्जी खर्च होती है? नहीं। तो विदाउट
एटीपी एक्सपेंडिचर, ये चीजों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बिना कोई एनर्जी के। ये अपने आप स्मूथली चले जाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। अगर आप पानी ऊपर वाली सरफेस पे रखोगे तो वो अपने आप नीचे वाली सरफेस पे बहने लगेगा, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, है ना। तो वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है उसमें हमने एनर्जी नहीं खर्च करी, वो अपने आप हो रही है प्रोसेस। क्यों हो रही है, क्योंकि एक जगह ज्यादा था और दूसरी जगह पर कम था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ये होता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Osmosis, diffusion and facilitated diffusion. So these are some example of passive transport. उसके अलावा it is not affected, diffusion or osmosis specifically, they are not affected by low temperature. आप temperature कम कर दो और absence of oxygen, oxygen हटा दो और presence of inhibitor, इनसे इसको फर्क नहीं पड़ता, पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। कैसे जाएगा, एनर्जी खर्च करके, विथ एटीपी एक्सपेंडिचर। एटीपी एक्सपेंडिचर यानी कि एनर्जी खर्च करके जाएगा। एंड इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है प्रोसेस। इसके टाइप देखिए, जितने एनर्जी पंप हैं, सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप एक्सेट्रा, ये सब। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, अगर थोड़ा भी कोई इनहिबिटर आ गया तो प्रोसेस में रुकावट आ जाएगी। इट इज सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। इन चीजों से सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब अपने आप होने वाला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, अब इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम लोग ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में। देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें से काफी सारी चीजें ना, ट्रांसपोर्ट चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी का, उसमें भी पढ़ते हैं। डिटेल्स जो है वो उसी चैप्टर में है, यहाँ पर हम बहुत ही जनरल आइडिया ले रहे हैं बस इसका। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मतलब आपने रूम के एक किनारे में आपने अगरबत्ती जलाई और वो अगरबत्ती की खुशबू सारे रूम में फैल गई। ठीक है, सारे रूम में वो अगरबत्ती की खुशबू फैल गई, क्या कोई मेम्ब्रेन पार करके फैली है, नहीं, वो ऐसे ही फैल गई है ना, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंस सॉलिड है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, बीच में मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक जगह पे कम था, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, बिना किसी मेम्ब्रेन के ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, देखो, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे नहीं पता आगे दूसरे प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बट डिफ्यूजन में नहीं है। सो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा से कम की तरफ, विदाउट एनी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। वही ऑस्मोसिस क्या है,
मैं फिर से कह रही हूँ, टेंशन में मत आ जाना, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं हम, और थोड़ा और डिटेल में, ये है थोड़ा कम डिटेल है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन होता है, इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस is from high concentration to low concentration। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन ये स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, थ्रू अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और वो थ्रू अ मेम्ब्रेन को हम लिख देते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कब तक होता है? टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी मैंने समझाया भी नहीं है आपको वैसे भी। सपोज करेंगे कि ये दो सेल हैं जिनके बीच में, हमको वॉल्यूम सेम समझ के चलना है, जिनके बीच में ये एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को मैं आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रही हूँ, और दोनों ही तरफ में क्या रखा हुआ है? वाटर रखा हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? इट अलाउज सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट ना, सॉल्वेंट को अलाउ करता है। ये है सेल नंबर ए और ये है सेल नंबर बी। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, पहले बताओ होगा कि नहीं होगा? और अगर होगा तो डायरेक्शन क्या है, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर डायरेक्शन की बात ही नहीं है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट? एक जगह पे पानी है, दोनों के बीच में, मतलब दोनों जगह पे पानी है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ट्रांसपोर्ट होगा क्या? ट्रांसपोर्ट होगा, बिल्कुल होगा। यस मैम, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, तो क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन सेम है तब भी होगा, किसका होगा? सॉल्वेंट का। डायरेक्शन होगा बोथ साइड, बोथ साइड, यानी कि इधर से इधर जाएगा, ए से बी और बी से ए जाएगा, बट देर इज नो चेंज, no net change in the concentration, or sorry, in the quantity, no change in the volume of water। समझे? पॉइंट 1 लिख रहे हैं। ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसमें सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। कौन सी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है इसमें? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। क्योंकि इसमें सेमी परमिएबल इन्वॉल्व होती है मेम्ब्रेन, इसमें जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब्सटेंस सॉल्वेंट होगा, और कोई सब्सटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने आपको सबसे बिगिनिंग में बताया, अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। तो बात ये यहाँ पे फुल स्टॉप है। क्या सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कभी नहीं ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कह रही हो, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ना हम सोल्यूशन के सेंस में पढ़ रहे हैं। मैंने तो अभी आपको सिर्फ सॉल्वेंट बताया, सोल्यूशन तो यहाँ पे बनाया ही नहीं है ना। एंड मूवमेंट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा से कम की तरफ, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन देखो आप, मान लो कि यहाँ पर 1000 ml वाटर है। मैं अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में नहीं बता रही हूँ, मोलारिटी मोलालिटी कैलकुलेट करके जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वैसे नहीं बता रही हूँ। आपको केमिस्ट्री आती है, आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं किसी भी सोल्यूशन का, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? आपने एक गिलास पानी लिया है, उस एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक है।
1 चम्मच नमक मतलब मान लो कि हमने इसमें 100 ग्राम्स ऑफ NaCl ऐड किया और यहाँ पर हमने 200 ग्राम्स ऑफ NaCl ऐड किया। अब बैठ के आप निकालो कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है ना, दोनों में से किसमें ज्यादा है, बीच में मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके पास दो कंटेनर, दो सेल हैं, मतलब कि सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन। सवाल आप में से देखो, अब सीधा क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं, यस और नो। तो आप बोल रहे हो ट्रांसपोर्ट तो होगा मैम, किस चीज का होगा? मतलब सवाल है कि सॉल्यूट का होगा या सॉल्वेंट का होगा। मैम नमक के कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है तो शायद सॉल्ट का ट्रांसफर होगा। किसके कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है? नमक के कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है, तो फिर नमक का ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन बेटा बीच में मेम्ब्रेन भी तो ध्यान दो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैं आपको ट्रांसपोर्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पढ़ा रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मिक्स मत करना। वहां पर लिख लिया है फुल स्टॉप, है ना, तो वो गलत नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे कि हाँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, कई बार मैं वीडियो में बोल दी हूँ, लाइक फ्लो में कुछ टर्म में कुछ गड़बड़ हो गई, अब हमारी ऑफलाइन होती है तो मैं अगली क्लास में करेक्ट करवा देती हूँ। जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देखोगे, मैंने नीचे की नोट में ऐड किया है, जब आप बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देखोगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में आई थिंक हम लोग एमी एसिटल वाला जो चीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने RCOR में R डैश इज इक्वल्स टू H होगा, अगर R डैश इज इक्वल्स टू H होगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। ये चीज सही है, ये गलत नहीं है। और अगर R डैश कोई कार्बन वाला होगा तब वो कीटोन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जब एक्सप्लेनेशन किया है तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे डाउट पूछा था, बट नाउ आई कैन नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट सेपरेट टॉपिक। टंग ऑफ स्लिप is possible, right? So if you have question you can ask me, just one slight problem कि वहां पर एल्डिहाइड की जगह मैंने शायद कुछ और बोला है, so you can check that part। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नाउ डोंट बी कंसर्न्ड कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हुई होगी, नहीं, आई चेक ऑल द वीडियोस बिफोर अपलोडिंग इट, सो देयर इज नो स्ट्रेस अबाउट इट। और उस वीडियो में मैंने नीचे की नोट कमेंट में भी ऐड किया हुआ है जो चेंज है उसमें। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, देखो ट्रांसपोर्ट होगा, हाँ जरूर होगा। किस चीज का होगा इज द क्वेश्चन। सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए क्योंकि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। नहीं, ट्रांसपोर्ट हमेशा किसका होगा? सॉल्वेंट का। लेकिन मैम यहाँ पर तो पानी तो बराबर है दोनों में। बेटा पानी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम अगर सेम होता तो दोनों के लिए अलग नाम क्यों होते? concentration is not same as volume, right? ठीक है, concentration is not same as volume, it is different from volume। वॉल्यूम का मतलब मात्रा होता है, लेकिन concentration का मतलब अलग होता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा सॉल्वेंट का, अब किस दिशा में होगा? तो मैम अब हम क्या करें, हम सोचें हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें। ये क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी में आएगा नहीं कि कैलकुलेट करो कॉन्सेंट्रेशन, बट मैं आपको ऐसे इसको समझा रही हूँ। सपोज करो 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल है पानी के, और ये 10 मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास है एक नमक और इसमें आपके पास 2 नमक। तो नमक पानी के साथ जुड़ गया है जैसे, है ना। क्यों जुड़ा है? क्योंकि पोलार पोलार में मिक्स हो जाता है। जुड़ता है मतलब बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन पोलार है ना तो डिसोसिएट हो जाते हैं। अब मान लो कि ये वाला तो हो गया पेयरिंग। अब मुझे बताओ कि फ्री सॉल्वेंट आपको किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है? फ्री सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा दिख रहे हैं आपको? ए वाले में फ्री सॉल्वेंट ज्यादा दिख रहा है, राइट। तो मतलब कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है एंड कहां पर कम है? बी में कम है और ए में ज्यादा है फॉर सॉल्वेंट। ठीक है,
ये समझने के लिए बताया मैंने। जब आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट मात्रा मिल जाएगी कि क्या अंतर है कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला को लगा के, मोलारिटी वाला। सो सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, movement of solvent across semi-permeable membrane, in which direction? From high concentration of solvent to low concentration of solvent. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है बी में और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है ए में। तो आप ऐसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने बता दी। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है सॉल्वेंट, तो ये हो गया। सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन ये वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, एंड यहां पर बात करें तो दिस इज लेस concentrated because it has less solute in it. तो उस हिसाब से आप मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाले को कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हो और लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाले को आप डाइल्यूट सोल्यूशन बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। पर सॉल्यूट की नजर से देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का किधर ज्यादा है? लेस सॉल्यूट है ए में और बी में मोर सॉल्यूट है। समझ में आई इतनी बात है? डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम high concentration of solvent to low concentration of solvent, or movement of solvent across semi-permeable membrane from dilute solution to concentrated solution, from low concentration of solute to high concentration of solute। डेफिनेशन मैं रिपीट कर रही हूँ। मूवमेंट क्या किस चीज का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम? ऑस्मोसिस। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये बात हमेशा याद रखो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस सेमी परमिएबल membrane, from dilute solution to concentrated solution, from low concentration of solute, जहां पर solute कम है वहां से पानी जहां पर solute ज्यादा है उस तरफ जाएगा। कौन जा रहा है? solvent जा रहा है। कौन जा रहा है? पानी, यानी कि solvent जा रहा है। so movement of solvent is there, okay, dilute से concentrated, low concentration of solute से high concentration of solute, और इस वाले को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, जिसकी टोनिसिटी कम है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो देयर इज मूवमेंट एक और डेफिनेशन मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। फ्रॉम हाइपोटोनिक टू hypertonic solution, so this is movement
ऑफ सॉल्वेंट, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए कि सॉल्वेंट मूव करता है और कुछ नहीं, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक और लाइन याद करनी है, टिल इक्विलिब्रियम, कब तक होता है मूवमेंट? टिल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक सेकेंड, टिल इक्विलिब्रियम, और यहां पर भी टिल इक्विलिब्रियम। कब तक होता है ट्रांसपोर्ट? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम का मतलब जब तक दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, जब तक दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। अब मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रही हूँ एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बराबर करनी है। इज दिस क्लियर? तो ये जो भी मूवमेंट हुआ था, इट डिपेंड्स ऑन concentration gradient, or sometimes in different scenario pressure gradient. बट राइट नाउ प्रेशर ग्रेडियंट की यहाँ पर नीड नहीं है, हम इसको प्लांट में डिस्कस करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट वाली चीज को। अब यहाँ पर मैंने आपको क्यों पढ़ाया ऑस्मोसिस, वो मैं आपको बता रही हूँ। एनिमल सेल और प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए। बार बार बोल रहे हो मैम उधर पढ़ेंगे प्लांट वाले में, फिर क्यों पढ़ाए जा रहे हो? इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे इन दोनों सेल में अंतर बताना है। चलो, एनिमल सेल को प्लेस करेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और ऐसी प्लांट सेल को भी प्लेस करेंगे। सो व्हेन यू प्लेस एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तब क्या होगा? अगर ये एनिमल सेल है और बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, and this is animal cell and this is placed in hypertonic solution. तो अब पीछे हमने डेफिनेशन लिखी है कि हाइपोटोनिक में रखो, मतलब कि सॉरी, हाइपोटोनिक से मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक की तरफ, है ना? बस इसी लाइन को हमें ध्यान रखना है। मैम हमें तो नहीं पता सेल के अंदर में क्या चीज है। अगर मैं कह रही हूँ, देखो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक टर्म रिलेटिव टर्म्स होते हैं। एक जगह पर अगर हाइपोटोनिक है मतलब अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? हाइपरटोनिक प्रेजेंट होगा। तो हाइपोटोनिक से मूवमेंट कहां पर होगा? movement of solvent from outside to inside, यानी कि cell will swell, क्या होगा? cell will swell। उसका ये जो मूवमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, इसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंडोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सेल विल स्वेल एंड बिकम टर्जिड, वो जो कड़क हो जाएगा इस तरीके से कि ऐसा लगेगा कि बॉल अभी फट गई बस, तो उसे कहते हैं कि क्या हो गया? सेल टर्जिड हो गया, बॉल बस फटने वाली है। और अगर ये चीज चालू रही, प्रोसेस चलती रहेगी, तो सेल माइट बर्स्ट ऑल्सो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का बात करते हैं। अगर मान लो सोल्यूशन क्या है, मैं सेल के अंदर का कंटेंट नहीं बता रही हूँ, सेल का सोल्यूशन है हाइपोटोनिक। सो मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from inside to outside. This is known as exoosmosis. Cell will shrink. सेल क्या होने लगेगा? श्रिंक होने लगेगा। और ऐसा सेल जो पिचकने लगता है, जैसे अगर आपने अंगूर रखा है और किशमिश रखा है, तो अंगूर क्या है? टर्जिड, और किशमिश क्या है? फ्लैसिड। तो सेल बिकम फ्लैसिड। ठीक है, सेल बिकम फ्लैसिड।
अब देखिए, फॉर आरबीसी इस टर्म को कहते हैं क्रीनेटेड, या इस प्रोसेस को जो हो रही थी उसे कहते हैं क्रीनेशन। क्रीनेशन मतलब क्या हो रहा है, आरबीसी श्रिंक होने लगता है जब उसको कहते हैं क्रीनेशन, और आरबीसी अगर श्रिंक हो गया तो उसे फ्लैसिड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रीनेटेड। मैम आरबीसी के साथ तो बड़ा पार्शियलिटी होता है, चल रहा है भेदभाव, बहुत सारी चीजों में होता है, यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि आरबीसी की एक खास बात ये है कि जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज की डेट पे मालूम है ना कि कितना % प्रोटीन होता है और कितना % जो है उसमें लिपिड होता है, वो क्यों पता चला है, आरबीसी की वजह से। आरबीसी में ही हमें पता चला था कि आरबीसी द स्टडी ऑफ, या फिर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज स्टडीड इन आरबीसी ओनली, इसी के द्वारा हमें पता चला था, जो आज हमें मालूम है। वापस बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो अगर ये प्लांट सेल है, सबसे बाहर में होता है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको आपने रखा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब वाटर अंदर जाएगा, सेम चीज क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस, है ना, सेल विल स्वेल known as turgid cell, लेकिन सेल विल नॉट बर्स्ट, क्यों, बर्स्ट ड्यू टू सेल वॉल। तो यहाँ पे यही हमें समझना है कि सेल वॉल की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई है। इफ इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन तब क्या होगा, बाहर की तरफ है हाइपरटोनिक। बेटा ये बात समझो, सेल हवा में नहीं रखा हुआ है, किसी मीडियम में किसी तरीके से रखा है। हाइपरटोनिक में होगा तो क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, है ना, सेल विल श्रिंक। और सेल जब श्रिंक होता है प्लांट सेल में तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देता है, देखो सेल वॉल को छोड़ के चला जाएगा, सॉरी, सेल विल श्रिंक, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेल को छोड़ के ऐसे किनारे में आ जाएगी, तो उसे कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, बाय प्लाज्मोलिसिस। नॉर्मली सेल विल श्रिंक तो उसे कहेंगे फ्लासिड सेल, लेकिन प्लांट सेल में जब ये चीज चल रही है और पूरे तरीके से पानी क्या हो गया है, बाहर चला गया है, सेल पूरा कुछ नहीं बचा है, बहुत छोटा सा बचा है, तो आप सेल को देखोगे आपको ऐसे दिखाई देगा, छोटा सा वैक्यूल उसमें, और पानी सारा का सारा बाहर चला गया है, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एंड द प्रोसेस इज प्लाज्मोलिसिस। तो बेसिकली यही चीज हमें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी ऑस्मोसिस के बारे में। और तीसरे प्रकार का, तो सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब मैंने आपको बताया जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, डाइल्यूट, और हाइपरटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। और आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। सो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, देयर इज नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट होता है लेकिन रिजल्टेंट कुछ नहीं होता है कि ऐसे कंप्लीटली यहाँ से यहाँ पानी चला गया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चल रहा है। जैसे कि अगर हमारा कोई बॉडी का सेल निकाल के आपने रखा 0.9% NaCl में,
तो ये आइसोटोनिक है, या फिर 5% ग्लूकोज में रखा तो ये आइसोटोनिक है. इट इज आइसोटोनिक to our cell. This is isotonic to our cell. So this is about the types of solution and about the types of osmosis. एक मिनट. सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है. ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस है, एक्सो ऑस्मोसिस है. तो ये 2 सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोसिस के. 2 प्रकार के ऑस्मोसिस होते हैं. ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये 3 प्रकार के क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, लेकिन ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दे रिक्वायर अ मेम्ब्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट. दे रिक्वायर मेम्ब्रेन, राइट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बाकी का इसका पोर्शन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक इन्वॉल्व है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, ठीक है. एंडोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, या फिर सेल ईटिंग अगर होगा तो उसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस. और सेल ड्रिंकिंग होगा तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस. दिस इज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस कैसी होती है? कोई भी फूड मटेरियल है, जैसे आपने लाइसोसोम में देखा होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको सराउंड कर लेती है, और उसके बाद इट टेक्स इनसाइड द फूड मटेरियल, समथिंग लाइक दिस. फूड जो है वो अंदर चला गया, ये सेल है ना. अगर ये हो गया एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि एटीपी एक्सपेंडिचर. So that is all about the plasma membrane, transport across plasma membrane जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक. ट्रांसपोर्ट का जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डिस्कस होगा, वो इस चैप्टर में नहीं है. और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सेल वॉल और मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन.